मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म के गैर शरई निकाह केस के हवाले से आज खावर मानिका के घरेलू मुलाजिम, जिसका कहना है वो कई दहाइयों से खावर मानिका के घर पे मुलाजिमत कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और बुशरा मानिका साहिबा, साबिका बुशरा मानिका और अब बुशरा बीवी जो कि चेयरमैन पीटीआई की अहलिया हैं, उनको कई सालों से, कई दहाइयों से जानता है। यहाँ तक कि खावर मानिका और बुशरा बीवी के जो बच्चे हैं, घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ के मुताबिक वो उनके हाथों में, उस मुलाजिम के हाथों में पल बढ़ के बड़े हुए हैं। जो बयान सामने आया है इस मुलाजिम का, उस बयान ने एक तूफ़ान खड़ा कर दिया है। ये ऐसा बयान है कि अल अमान अल हफीज़, कानों को बंदा हाथ लगा ले। अब चूँकि हम नेशनल टेलीविज़न पर बैठे हुए हैं, इस बयान की बहुत सी बातें हम आपको नहीं बता सकते। सो बहुत सी बातें एडिट करके, सेंसर करके आपने पढ़ लिया होगा। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस बयान से। सो इस बयान को पढ़ के जब आपको एक कराहत महसूस होती है, आप एक पाकिस्तान के इस्लामी मुआशरे में रहते हैं, आपकी कुछ इस्लामी अखलाकी अक़दार हैं, इस बयान को पढ़ के जितनी कराहत आपको महसूस होती है, लेकिन बहरहाल कुछ मैंने कहा कि एडिट करके, सेंसर करके आपके सामने ज़रा इस बयान को, क्योंकि ख़बर बहरहाल मौजूद है। एक तो सबसे पहले हम इस बात को तयन कर लें कि किसी भी सियासी रहनुमा की, ख़ासतौर पर वो सियासी रहनुमा अगर कौम का रहनुमा होने के हवाले से, कौम का ना सिर्फ अखलाकी रहनुमा, उनका समाजी रहनुमा होने का दावेदार हो, तब्दीली का दावेदार हो, सिर्फ तब्दीली पाकिस्तान की हद तक नहीं, दुनिया भर की तारीख़ आप उठा के देख लें। सो ये कहना कि जी लीडर की ज़ाती ज़िंदगी होती है, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी कौमी रहनुमा की निजी ज़िंदगी नहीं होते, आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। अवाम के सामने आप अकाउंटेबल हो जाते हैं कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, आप अपनी सियासी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, मुआशरती ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, समाजी एतबार से क्या कर रहे हैं। और अगर आप किसी सरकारी ओहदे पे आ जाते हैं तो फिर आप ज़्यादा स्क्रूटनाइज, ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाते हैं अवाम के हवाले से, अवाम के सामने। सो एक तो ये चीज़ वाज़े कर लीजिए, किसी भी लीडर की, ख़ासतौर पे वो लीडर अगर अपनी कौम का एक अखलाकी और समाजी लीडर होने का भी दावा करे, और यहाँ पर तो रियासत मदीना बनाने की भी बात की जा रही थी। सो किसी भी लीडर की निजी ज़िंदगी नहीं होती, आप निजी ज़िंदगी में भी कौम के लिए मिसाल बनने चाहिए। इस केस का भी फैसला होना है। लेकिन जो मुलाजिम है खावर मानिका का, वो कहता है कि चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते थे और उनके साथ तन्हाई में मुलाकातें किया करते थे। 2015 में चेयरमैन पीटीआई ने खावर मानिका का जो बनी गाला वाला घर था, वहाँ पे आना जाना शुरू किया। ये मुलाजिम का बयान है। 2015 में कभी कभार आते थे, 2016-2017 में ये आना जाना चेयरमैन पीटीआई का खावर मानिका के घर, जहाँ पर बुशरा बीबी से मुलाकातें होती थी, ये ज़्यादा हो जाता था। इस मुलाजिम गवाह मोहम्मद लतीफ़ के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई हमेशा खावर मानिका की गैर मौजूदगी में घर में आते थे, और कई बार चेयरमैन पीटीआई को खावर मानिका के फ़ोन आने के बाद और खावर मानिका कहने के बाद चेयरमैन पीटीआई को घर से निकाला गया। और जब खावर मानिका की बात करवाई जाती थी, क्योंकि वो अक्सर घर पे नहीं होते थे, तो बुशरा बीबी के पास जब मुलाजिम कहता है कि मैं जाता था जहाँ पे चेयरमैन पीटीआई भी मौजूद होते थे, तो मुझे डांट भी पड़ती थी। ये मैंने आपको सेंसर करके, एडिट करके, क्योंकि हम नेशनल टेलीविज़न पे बैठे हुए हैं और हमारी अखलाकी अक़दार भी हैं, इस्लामी अक़दार भी हैं। लेकिन अल अमान अल हफीज़ जो ये बयान सामने है, और इस बयान के बाद चेयरमैन पीटीआई के लिए ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं गैर शरई निकाह केस में। सो एक तो ये आज की अहम खबर थी, जिसके हवाले से मैंने आपको कुछ आगाही दे दी, कुछ बात इस पे कर ली। प्रोग्राम में आगे चल के इस पे ज़रा बात करेंगे, लेकिन कुछ इलेक्शंस के सिनेरियो के हवाले से भी बात करेंगे, सियासी मामलात के हवाले से बात करेंगे। इलेक्शन पे छाने वाले जो धांधली के और लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के इल्ज़ामात हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने रिजर्वेशंस, अपने अपने कंसर्न्स वॉइस आउट कर रही हैं, पब्लिक में भी वॉइस आउट कर रही हैं, ईसीपी के पास भी जा रही हैं। सो इस सिनेरियो में अगर इलेक्शंस होते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी रह जाएगी, एक चीज़। दूसरा, कल ईसीपी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को
वजारत ख़जाना ने फ़ंड्स प्रोवाइड नहीं किए। आज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फ़ंड्स रिलीज़ कर दिए और बता दिया कि जी ECP को फ़ंड्स मिल गए हैं और अब इलेक्शन के इनेकाद में कम अज़ कम फ़ंड्स के हवाले से कोई रुकावट मौजूद नहीं है। तो अगर फ़ंड्स भी रिलीज़ हो गए हैं, सिक्योरिटी के लिए कल दरख्वास्त चली गई थी जो कि मिल जाएगी, तो क्या अब इबाहम ख़त्म हो जाना चाहिए इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से? और जो ख़बरें अभी भी चल रही हैं, जो अफवाहें सुनने में आती हैं कि इलेक्शंस अभी भी शायद ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, क्या अब वो हतमी तौर पे ख़त्म हो जाना चाहिए? ये वो मामलात हैं। और फिर इलेक्शन की मुहिम का बाकायदा आगाज़ तो कर चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। जोड़ तोड़ का सीज़न उरूज पे पहुंच गया है। किस पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में कितना कुछ आएगा? सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। और सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन में जो धांधली के इल्ज़ामात हैं, जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के इल्ज़ामात हैं। आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं विफाक की सतह पे, पंजाब की सतह पे, और इस इल्ज़ाम का आपका ज़्यादातर टारगेट मुस्लिम लीग नून है। लेकिन सिंध की अगर बात की जाए तो वहाँ पे दीगर सियासी जमातें, उन्हें पीपल्स पार्टी से शिकवा है कि आपको वहाँ पे लाडला बनाया जा रहा है या बना दिया गया है और आपको ही लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। खासतौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो एतराज़ात हैं, डिलिमिटेशंस, तो इस सारे सिनेरियो में कि पूरे मुल्क में किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे हैं, धांधली के शिकवे हैं, क्या ये इलेक्शंस क्रेडिबल हो सकेंगे? शुक्रिया। खासा लंबा इंट्रो था आपका और मुख्तलिफ इश्यूज़ पे आपने बात की। जो आगाज़ में बात की एक सियासी रहनुमा के बारे में और उसके पर्सनल लाइफ के बारे में जी कोई स्टेटमेंट आई, तो मैं समझता हूँ ये तो वो मुनासिब बात नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो भी शख्स अपने आप को लीडर समझता है या लीडर कहलवाता है या लोग उसे फॉलो करते हैं, तो उसका करैक्टर अबव बोर्ड होना चाहिए, ताकि उसका कंडक्ट ऐसा हो कि उसके फॉलोअर्स भी उसको प्रेज भी करें। उसका कंडक्ट ऐसा ना हो कि पब्लिक एट लार्ज भी वही काम करना शुरू कर दे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लीडर्स की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसका कंडक्ट है, जो उसका करैक्टर है, वो अबव बोर्ड होनी चाहिए। पर मामला अदालतों में ज़रा तजवीज़ है, इस पर ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही मैं समझता हूँ कि ये एक गंध है और जिसमें गुफ्तगू करना मुनासिब बात नहीं है। सेकेंडली, आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड, बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की और आज भी हम ये समझते हैं कि अगर आने वाले इंतखाबात को आप समझते हैं कि वो क्रेडिबल इंतखाबात हों, उनके नताइज को कौम कबूल करे, तो उन इलेक्शंस को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर उन पे कोई क्वेश्चन मार्क आ गया तो फिर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो MQM की जो बात है, मैं समझता हूँ कि उनको एक बहाना चाहिए इलेक्शन से भागने का। अच्छा। क्योंकि उनको पता है कि उनकी कराची में अब क्या हैसियत रही। उनको पता था कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में क्या सूरत हाल है, तो वो बाइकआउट करके चली गई अपनी फेस सेविंग के लिए कि हम तो बाइकआउट कर रहे हैं। अभी भी जो हल्के बहुत सारे जिन पे एतराज़ात हो रहे हैं बेशुमार, मसलन मैंने इस्लामाबाद में हमने भी एतराज़ात दाखिल किए तो हमारे एतराज़ात ऑब्जेक्शंस को टर्न डाउन कर दिया गया। ठीक। तो बहुत सारी और जगह पे हमारे दोस्तों ने किए, तो उसका भी एक प्रोसीजर मौजूद है कि इसके बाद जब इलेक्शन कमीशन फाइनल डिलिमिटेशन कर देता है तो एक प्रोसेस है कि जुडिशरी के पास उनको चैलेंज किया जा सकता है, वो जो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं और उस पर वो चैलेंज कर सकते हैं। हम समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, हमारा तो चीफ मिनिस्टर केयरटेकर नहीं बैठा हुआ, हमारा गवर्नर तो नहीं बैठा हुआ KPK में, उसमें KPK में भी और इवन सिंध में। सर यही तो मुझे अगर आप इंटरजेक्ट करने की इजाज़त दें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का खास तौर पे स्पेसिफिकली उनका यही एतराज़ है कि जो
इलेक्शन कमीशन सिंध के लोग हैं वो आप लोगों के ही जानने वाले हैं, आप लोगों को फेवर करने वाले हैं, सो मच सो कि उनका इल्ज़ाम ये भी है कि सेंटर में भी जो इलेक्शन कमीशन के लोग बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी के तरफ इंक्लिनेशन झुकाव रखते हैं। जो निगरान वज़ीर आला सिंध हैं वो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी की चॉइस है। ये अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है? अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है तो फिर उनको क्यों इतराज़ है जब हमें इतराज़ नहीं तो? और अगर पीपल्स पार्टी ने की होती तो फिर और सूरत हाल थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, उसकी अपॉइंटमेंट्स जो इतनी हैं वो आइन्स में प्रोसीजर दिया गया कि ईसीपी के मेंबर्स कैसे अपॉइंट होंगे, ईसीपी के चेयरमैन कैसे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होगा। तो हमारी अपॉइंटमेंट हमारी तो नहीं है, लेकिन आज जो गवर्नर बैठा हुआ है, जो केयर टेकर बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं है। और वो जो उनके गवर्नर साहब हैं वो तो ओपनली कहते हैं कि मैं MQM से हूँ, MQM की नुमाइंदगी करता हूँ। तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड उनके पास है या हमारे पास है? लेकिन गवर्नर का सियासी किरदार उतना ज्यादा नहीं होता ना, और इस सारे क्लाउड में आप नहीं समझते कि ये जो मंजरनामा डेवलप हो रहा है इसमें क्या 2024 के इलेक्शन वाकई साफ शफाफ हो सकेंगे या कोई नया तनाज़ा तो नहीं खुदा न खास्ता जन्म ले लेगा? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन डिमांड करती रही है जी, और हम ये भी लेकिन सिंध से बाहर तवक्को करते हैं कि ईसीपी जो है वो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। इलेक्शन करवाना मेरी जमात का काम नहीं, इलेक्शन करवाना ईसीपी का काम है, और ईसीपी को असिस्ट करना फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम है। और अगर वो समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे पहले कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। सर यही तो मसला है ना सर, यही तो मामला है, यही तो मेरा सवाल है कि जो इल्जामात आपके विफाक या पंजाब में हैं वही सिंध में हैं बाकी जमातों के। देखिए जी, हमारे पंजाब में नहीं, हम तो सिंध में भी समझते हैं कि सिंध में भी पोस्टिंग ट्रांसफर होती रही हैं, बाकी प्रोविंसेस में नहीं हुई हैं। अगर ना लेवल प्लेइंग की फील्ड है ना, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। सिंध में भी शफलिंग हुई ब्यूरोक्रेसी की, पंजाब में नहीं हुई। वही आईजी बैठे हुए हैं पंजाब में जो पहले बैठे हुए थे सर, पिछले 6 माह से बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, ठीक, उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, ठीक, उनको जो आईनी जिम्मेदारी है उसको निभाना पड़ेगा, राइट। और अगर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होते, उन पे उनके नताइज पे सवालिया निशान होता है, तो फिर मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए। ठीक है, ठीक है सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और सिंध में जो NTPP अलायंस बन रहा है, GDA का, JUI का, MQM का और नून लीग ने जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इलेक्टोरल अलायंस बनाया है, एक जो महाज खोल लिया है, कि आप समझते हैं ये टफ टाइम नहीं दे पाएगा पीपल्स पार्टी को? इससे 15 साल के बाद सूबे का जो इलेक्टोरल रिजल्ट है क्या वो ऑल्टर नहीं हो सकता, वो चेंज नहीं हो सकता? और वो पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रही है, आपको खुद ही कोई सरप्राइज तो नहीं मिल सकता सिंध में? पहली बात है, हम सिर्फ ख्वाब नहीं देखते, हमने अमली तौर पे काम किया और हम पॉलिटिकल प्रोसेस में हैं कि इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होंगे। हमारी कोशिश है, हमारी मेहनत होगी। सर होल्ड ऑन, बाकी तहादों से हम नहीं घबराते। सर होल्ड ऑन, किस तरह से इस चीज से, इस फॉर्मूले से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन पंजाब की सीटें निकालना बहुत जरूरी है इफ वन एम्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर। पीपल्स पार्टी की पंजाब में जो हालत है, सो कहां से, किस तरह से नंबर कहां से आप इकट्ठे करेंगे? देखिए, आप तो कोई बहुत जल्दबाजी में है, थोड़ा सा सब्र से, तहम्मुल से हमारी बात सुन लें आप। तो गुजारिश है कि इत्तेहाद जो बनते रहे ना, ये हमने 1970 से देखे हैं। शायद आपने 1970 का इंतखाब ना देखा हो, शायद आपने 1970 का इंतखाब ना देखा हो। 1988 में इत्तेहाद बनते ना, पीपल्स पार्टी इत्तेहादों से घबराती नहीं है। रहा मामला पंजाब का, तो ये आपकी असेसमेंट हो सकती है, लेकिन हमारी असेसमेंट ये है कि हम अपना शेयर पंजाब में ले लेंगे, सब्जेक्ट टू कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। आपको 70 के जो इलेक्टेबल्स हमारे पास उस वक्त भी नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हिस्से में, पाकिस्तान के हिस्से में क्लीन स्वीप किया था। तो हम तो अपनी परफॉर्मेंस पे
और अपनी फ्यूचर कमिटमेंट्स पे आवाम से वोट मांगने जा रहे हैं। हम बैसाखियों का सहारा नहीं ले रहे, हम किसी इदारे का सहारा नहीं ले रहे, हम तो अपनी परफॉर्मेंस पे, कारकर्दगी पे और फ्यूचर कमिटमेंट्स पे जा रहे हैं आवाम के पास। आपने कहा कि हम बैसाखियों का सहारा नहीं ले रहे, लेकिन जब बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि आपने बाबों को आजमा के देख लिया, मुझे भी आजमाओ, तो यकीनन उनका मुखातिब अवाम नहीं थे, कोई और ही उनका मुखातिब था। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से मुसलसल होल्ड ऑन गरीदा, होल्ड ऑन नाउ, दिस कुड बी योर असेसमेंट, दिस कुड बी योर असेसमेंट, या यू हैव परसीव्ड इन दैट वे, दिस माइट बी योर परसेप्शन। हमारी सीधी बात है कि अवाम से मुखातिब है कि अब एक नौजवान क़यादत आपके सामने है, अब इस नौजवान क़यादत पे एतमाद करें और मौका फराम करें कि वो नौजवान क़यादत आपकी खिदमत कर सके। ठीक, अब यू मे प्रोसीड नाउ फर्दर। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच कि आपने इसका जवाब दे दिया। लेकिन कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से बहुत फॉग है, बहुत धुंध के बादल छाए हुए हैं। ये धुंध धांधली में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, ये ट्रांसपेरेंसी में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट तो ये है कि इलेक्शंस हो जाएं। इसके इनेकाद के बारे में अभी तक इबहाम क्यों पाया जा रहा है, और पीपल्स पार्टी श्योर है कि इलेक्शंस 8 फरवरी 2024 को ही हो जाएंगे? ये मुझे नहीं पता इबहाम कौन क्रिएट कर रहा है, या कि जो क्रिएट कर रहे, ये सवाल तो उनसे बनता है आपका। पीपल्स पार्टी बिल्कुल समझती है कि इलेक्शन जो हैं वो जो डेट दी गई है उस पर होंगे, और हम समझते हैं कि ये कमिटमेंट्स ईसीपी की जुडिशरी के सामने है। ठीक, और मैं समझता हूँ कि ईसीपी और जुडिशरी इंश्योर करेगी कि वक्त पे इंतखाबात हो जाए जो डेट दी गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नय्यर हुसैन बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, प्रोग्राम में हमसे बात कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस चैलेंज हो गए हैं ईसीपी में, क्या पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया जा सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, इलेक्शन में क्या होगा? इस पर कुछ मजीद बात करेंगे और कुछ मजीद सवाल भी होंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात करेंगे इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से। इलेक्शन के फंड्स आज जनरेट हो गए हैं, रिलीज़ कर दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से सिक्योरिटी की दरख्वास्त भी चली गई है ईसीपी की तरफ से, और वो भी रिलीज़ कर दी जाएगी। इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से इबहाम अब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? कैमरा की एक गाइडलाइन भी आ गई थी जो कि कॉन्टेस्ट की गई है सहाफ़ियों की तरफ से, उस पर भी ज़रा बात करेंगे कि इलेक्शन के इनेकाद के बारे में कोई मनफी रिपोर्टिंग ना की जाए। तो क्या ये मीडिया पर पाबंदी के ज़ुमरे में नहीं आता कि आप सवालात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की बात कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन दे रहे हैं? और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी चैलेंज हो गए हैं ईसीपी में। इसका आउटकम क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इन सब पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कमर दिलशाद साहब, जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। अस्सलाम वालेकुम कमर दिलशाद साहब। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो कि आज चैलेंज हो गए हैं, और 2 लोगों की तरफ से, एक तो जो इनके बानी रुकन हैं अकबर एस बाबर, और दूसरा पीटीआई इस्लामाबाद के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राजा ताहिर। तो क्या ये 2 लोग इतने सॉलिड हैं, या इनकी लीगल ग्राउंड्स इतनी मजबूत हैं कि ईसीपी इनकी दरख्वास्तों को एंटरटेन कर सकता है? इन दरख्वास्तों की बुनियाद पे पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को नल एंड वॉइड करार दे सकता है, और क्या ये हो सकता है? और क्या पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया जा सकता है? नहीं, देखा जी, असूली तौर पर जब हमने सारी कार्रवाई सुनी है, देखी है, टीम में भी देखा है, अकबर बाबर साहब ने बड़ा फॉरेन फंडिंग केस में उनकी बड़ी आला खिदमत है, और उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और उनके पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। वो पार्टी के अपने 2011 तक, जैसे कि हमें मालूम हुआ है, कि वो बड़े बानी रुकन भी रहे हैं। लेकिन उनकी बड़ी अहम बात यह है कि वो ठीक है, फॉरेन फंडिंग केस में उन्होंने उस वक्त बड़ी जद्दोजहद भी की, और फैसला भी उनके भाई आप जो है फॉरेन फंडिंग केस के बारे में फैसला भी बड़ा बेहतरीन फैसला आ गया आयन कानून के मुताबिक। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो ये पार्टी का जो हुआ है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसमें हमारी तो एक नाक़िस राय यही है कि इसके अंदर इलेक्शन एक्ट में बड़ा अबहाम पाया जाता है। इलेक्शन एक्ट में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कोई इख्तियारात नहीं दिए गए कि वो आपके एज ए मुबस्सर के तौर पर वो पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ऑब्जर्व कर सके। तो ये जब ये 2017 में 2014-15 में जब बनी थी इंतखाबी इस्लाहत कमेटी, जिसके चेयरमैन
जनाब इसाक डार साहब थे हम्म। और जैद साहब भी उनके को चेयरपर्सन थे। तो हमने उनको तजवीज़ पेश की थी कि जी इंडिया में जो इलेक्शन होता है इंटर पार्टी इलेक्शन, वो पूरा इलेक्शन कमीशन इंडिया उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक। उनके नुमाइंदे बैठे होते हैं एज ए ऑब्जर्वर, और उन ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद ही इलेक्शन कमीशन इंडिया की पार्टी के इलेक्शन को तस्लीम करता है। ठीक। तो हमें भी पाकिस्तान में जो नई इंतखाबी इस्लाहत आ गई हैं, तो इसमें भी ये एक शिक रखी जाए, जो सेक्शन 205 है या 203 है, कि उसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका एज ए ऑब्जर्वर बैठे। और 2000 इसी तरह सेक्शन 207 है, 209 है, 208 है, लेकिन उन्होंने हमारी बात को तस्लीम नहीं किया। मेरे पास ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है, हमने बड़ी जंग लड़ी। ठीक। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने भी ओके कर दिया था कि अगर हमें ये खिदमात देते हैं, हमें आईनी तो कानूनी तौर पर ये हमें इसका हक दिया जाता है, ये इस्तेकाल दिया जाता है, तो हमारे पास बाकायदा सोर्सेज हैं, हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे इलेक्शन कमीशन के हर जिले में दफ्तर मौजूद है, तो हम इसको कर लेंगे। लेकिन बहरहाल वो नहीं हुआ। अब ये कि अभी अकबर बाबर साहब ने जो अपनी रिकमेंडेशन पर भेजी है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, उनमें कहा है जी आप एक थर्ड पार्टी से इलेक्शन करवाएं। तो अकबर बाबर बड़े एडवोकेट तो नहीं है, लेकिन आइन और कानून की समझते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि किस कानून के तहत, इलेक्शन एक्ट के किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो थर्ड पार्टी से इंतखाबात करवाएगा या जायजा देगा। कानून में है ही नहीं, कानून का अभाव है, कानून में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। बाकी जो पाकिस्तान भर की जो सियासी पार्टियों ने इंतखाबात करवाए हैं वो आपके सबके सामने है, सवाए जमात इस्लामी का कैसा इलेक्शन होता है। तो यही सवाल बनता है ना कि अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट सेट हो गया तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसका कहीं ना कहीं शिकार हो सकती हैं। अगर पीटीआई पे चल गई तलवार तो फिर पीटीआई भी जा सकती है, कोई और जा सकता है, नून के इलेक्शंस को चैलेंज कर सकता है, पीपल्स पार्टी के इलेक्शन को चैलेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अकबर एस बाबर नहीं है, बल्कि पीटीआई इस्लामाबाद के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राजा ताहिर, जो कि बराह रास्त अफेक्टी नजर आते हैं, वो कहते हैं जी मैं भी लड़ना चाहता था इलेक्शन, लेकिन बिला मुकाबला मुंतखब करवा लिए गए, लोग ही कोई मौजूद नहीं थे, हमें पता ही नहीं था इलेक्शंस कहाँ हो रहे हैं। तो ये तो बराह रास्त अफेक्टी हैं इन इलेक्शंस के। नहीं, जहाँ बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जब अगर वो पार्टी के जैसे अकबर बाबर भी पार्टी के बानी रुकन है, बानी रुकने का उनका दावा भी है, लेकिन जो तहरीक इंसाफ में जो रिकॉर्ड है पेश किया था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, तो उन्होंने ये कहा था कि अकबर बाबर साहब जो हैं वो 2011 में आरिफ अलवी साहब जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने उनकी बुनियादी रुकनीत खारिज कर दी थी। लेकिन वो बहरहाल कंट्रोवर्शियल है, अदालतों में केस है। और उसके बाद ये बड़ी हैरानगी की बात है कि खुद तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान में दरखास्त जमा करवाई थी, अब बाबू को याद नहीं है गालबन, और उसमें उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे मंसूर अनवर, उनकी बेटी भी एडवोकेट करती है। वो बेटा बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक मुमताज कानूनदान भी है और वो बाकायदा माहिर कानून भी है। ठीक है। तो उन्होंने उनकी तरफ से दरखास्त जमा हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो वो अभी तक कोई फैसला सामने भी नहीं आया। लेकिन बहरहाल अच्छा, आप समझते हैं कि ईसीपी एंटरटेन कर सकती है इन दरखास्तों को, और वेरी क्विकली क्या पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया जा सकता है? नहीं, इसके लिए ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं हर पार्टी का जो ये निशान होता है, ये पार्टी रजिस्ट्रेशन, उसको बहुत पेचीदा कानून बनाया हुआ है हमारे कानून में। अगर ये सेक्शन 215 के तहत अगर इसका बैट का निशान के बारे में कोई बात हो जाती है, उसमें लिखा हुआ है कि बाकायदा एक शो का नोटिस दिया जाएगा और बाकायदा उस पर हियरिंग होगी और उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आऊंगी। पिछले कई दिनों से इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से खबरें, अफवाहें जो हैं वो ज़ेरे गर्दिश हैं। ईसीपी ने इन अफवाहों की, इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है, बल्कि ना सिर्फ तरदीद की है बल्कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। पैमरा ने भी इसका नोटिस ले लिया। आज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फंड्स भी जारी कर दिए हैं। तो इस पर आप क्या समझते हैं कि अब भी इलेक्शन इल्तवा की कोई इम्कानात, कोई खदशात मौजूद हैं या अब खत्म हो गए आज के बाद? नहीं, खत्म तो उसी दिन हो गया था। मुझे बड़ी हैरानगी हुई है, मैं आपकी वसातत से, क्योंकि आपका बड़ा जरूरतमंदाना प्रोग्राम होता है और हम भी बातें खुद कर जाते हैं, मेरी थोड़ी सी मजबूरी होगी, लिमिटेशन है मेरी, चूंकि सूबाई गवर्नमेंट की मेरे पास वजारत है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को ये कहा था कि जब अगर किसी ने इसके बारे में कोई अबहम पैदा करने की कोशिश की तो हमें उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ये 3 जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें 8 फरवरी की डेट मुकर रखी गई थी सदर पाकिस्तान, नेशनल पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अब उसके बावजूद भी तमाम कंवर दिलशाद साहब,
आपका स्काइप आई थिंक फ्रीज हो गया है, आपकी आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं। कमर दिलशाद साहब कह रहे थे, बहरहाल उनका जो जितना जवाब हम तक पहुंचा उसकी जिस्ट यही है कि अब इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से कोई इबहम और ना होने के हवाले से कोई अफवाह ज़ेर गर्दिश नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ प्रोग्राम में, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून से कुछ सवालात करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ सवालात करने हैं मुस्लिम लीग नून से, खासतौर पर गैर शरई निकाह केस में आज खावर मानिका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ का जो बयान सामने आया है, इसके ताने बाने, इसकी डोरियां भी मिलाई जा रही हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। ऐसा क्यों है? इस बयान ने एक तूफ़ान खड़ा कर दिया है और क्या कप्तान इस पे मज़ीद बदनाम हो सकते हैं या हो गए हैं, और क्या इसकी डंडियां, इसकी डोरियां नून लीग से जाके मिलती हैं? ये सवाल भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कदम करार देने के हवाले से नून लीग कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है। नून लीग के अपने इलेक्शंस किस तरह से होते हैं, तो बड़े अहम सवालात हैं जिनके जवाब लेने हैं नून लीग से। और जमात के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए, राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना एहसान अफजल साहब। सबसे पहला सवाल चेयरमैन PTI के गैर शरई निकाह केस के हवाले से मेरा इस पे मौक़िफ़ ये है, जो कि मैं प्रोग्राम के आगाज़ में दे चुकी हूँ, लेकिन चूँकि आप अभी तशरीफ़ लाए हैं मेरे साथ प्रोग्राम में, कि किसी भी लीडर की, ख़ासतौर पे ऐसा लीडर जो कि कौम का रहनुमा होने का दाई हो और कौम की अखलाकियात, कौम की रूहानियत, कौम की समाजी और माशरती अक़दार दुरुस्त करना चाहता हो, उसकी ख़ास तौर पे निजी ज़िंदगी नहीं होती। लेकिन जो बयान आया है आज खावर मानिका के मुलाजिम का, आपने पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा, वो बयान ऐसा नहीं है कि उसको एज इट इज़ रिप्रोड्यूस किया जा सके नेशनल टेलीविज़न पे। लेकिन इस बयान के सामने आने के बाद ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन PTI को बदनाम करने की साजिश है और उनको गंदा करने की एक कोशिश है, इसके पीछे भी नून लीग है, ताने बाने जाके नून लीग से मिलाए जाते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो कोई PMLN का मेंबर तो नहीं है, और उसने अदालत में अगर बयान दिया है तो वो जिम्मेदार है, और अगर उसने झूठा बयान दिया है तो उसको उसकी सज़ा भी मिल सकती है। वो एक इंडिविजुअल फ़र्द है जिसने किसी टाइम पे इन लोगों के साथ नौकरी की, उनको सर्व किया। अगर उसने कोई बयान दिया है तो ये नहायत ही बड़ा प्रोपेगेंडा है कि उसको आप PMLN के साथ लिंक करें। देखिए, हमारा ना इस मामले से कोई तल्लक है, ना हमने कोई जो है खान साहब और उनकी जो बीवी हैं उनकी मुलाकात में हमारा कोई रोल है। अगर वो मिले हैं आपस में और उधर कोई हाजिर था और उसने कोई बातें सुनी हैं या देखी हैं और अब वो उसको अगर रिपीट कर रहा है, तो उसको PMLN से आप कैसे लिंक कर सकते हैं? देखिए, हम तो उनकी निजी जिंदगी में इंटरेस्टेड भी नहीं है, लेकिन यहाँ जरूर हमारा इंटरेस्ट बनता है कि जब आप बुज़दार को लगाएं और उसकी वजूहात और ताने बाने बुशरा बीबी से मिले, जब फरागी और बुशरा बीबी की कनाइवेंस के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो और उससे अवाम जो है वो सफर करे, तो ये हमारा जरूर तल्लक बनता है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कैसे निकाह किया, कब किया, खराब किया, ठीक किया, ये उनके मामलात कानूनी तौर पे चल रहे हैं, और अगर वो ठीक हैं और उनके पास इसका जवाब है तो वो अदालतों में दें, और अगर ये गलत है तो अदालतें इसके ऊपर फैसला कर देंगी। क्योंकि आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खासतौर पे चेयरमैन PTI को इलेक्टोरल एरेना से बाहर करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बल्कि हाइपर एक्टिव हैं। सो मच सो के PTI के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी नून लीग बहुत इंटरेस्टेड है। आप लोगों ने इसको तो कदम करने का मुतालबा भी कर दिया, गिवन दैट कि मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी ऐसे ही होते हैं। नवाज शरीफ, उनको तो आपने ताहियात कायद बना दिया, सदर आपके ऐसे ही मुंतखब होते हैं, डाउन टू द लीस्ट ऑफ द हायरार्की। तो जब आप लोग खुद, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जब तुसी आप काणे हो गए थे फिर तुसी दूजे तक क्यों कह सकते हो कि तुसी अन्ने हो, तो जब मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर ये खराबियां मौजूद हैं तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस कदम क्यों करवाने चाह रहे हैं? ये देखिए, पहली बात तो ये कि अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो अदालत में गए हैं, PMLN नहीं गई। बाकी हमारा ये जरूर मौकफ है कि अगर उनका अपना आइन है तो उस आइन की तो पासदारी होनी चाहिए, है ना। अगर आप पूरी कौम के सामने इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, तो आप में इतना दमखम तो होना चाहिए ना कि आप अपनी जमात में जो है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा दें और सिलेक्शन ना कराएं। बाकी देखें, लेकिन क्या नून लीग में ट्रांसपेरेंसी है? नून लीग में ट्रांसपेरेंसी है? देखें, ECP अगर हमारा
ऑडिट करेगी इलेक्शन को और हमें कोई हिदायत देगी तो हम भी उसको फॉलो कर लेंगे। तो हम इसके इनकारी नहीं, तो ये हैं ही सिर्फ नहीं। ईसीपी की हिदायत तो नहीं होनी चाहिए ना, पार्टीज के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए। अगर आज आप लोग खुशी मनाएंगे तो कल पीटीआई से कोई उठ के जा सकता है, नून के इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से आपका निशान इंतखाबी छीनने का मुतालबा कर सकता है, या कोई भी लेमैन, कोई भी पब्लिक पर्सन। नहीं, हमारे से तो निशान छीना गया सेनेट के इलेक्शंस Yes. में, वो भी तारीख का हिस्सा है। लेकिन बात यह है कि अगर हमारी कोई शॉर्ट कमिंग्स हैं, हम तो समझते हैं हमने ठीक इलेक्शन कराए। अगर जो रेगुलेटर है ईसीपी जो है, अगर उसको लगता है कि हमने कोई चीज गलत की है तो वो हमें भी बिल्कुल पकड़ सकता है, हमें बता सकता है और हम उसको दुरुस्त करने के लिए तैयार होंगे। तो इससे तो हम इनकार नहीं कर रहे। लेकिन हम ये जरूर, अगर जो इस वक्त अभी है कि एक इलेक्शन हुआ और वो इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुआ, पीटीआई के अपने आइन के मुताबिक भी नहीं हुआ, ईसीपी के रूल्स के मुताबिक भी नहीं हुआ, तो हम उसको हाईलाइट जरूर कर रहे हैं कि ये एक सिलेक्शन थी और इलेक्शन नहीं था। और देखें, ताज्जुब की बात तो ये है कि इनके पास अपना कोई हीरा नहीं है और जो इनको हीरा मिला चेयरमैन के स्लॉट के लिए, वो जरदारी साहब का तराशा हुआ हीरा है। तो इसकी दाद भी जो है वो जरदारी साहब को देनी चाहिए कि वो उनका जो कह लें कि एक स्टूडेंट जो है वो 1.5 साल में चेयरमैन बनने के काबिल हो गया, लेकिन पीटीआई के 26-30 सालों में वो उनकी तो जमात जरदारी में साहब ऐसा- ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर मैंने बनवाया। वो तो कहते हैं कि ये हीरा भी मैंने तराशा है। देखिए, बिल्कुल अगर वो ये क्लेम करते हैं वो कर ले, लेकिन उसके अंदर तो दीगर जमातें थी जिन्होंने ये फैसला किया कि ठीक। हमने पीटीआई से निजात हासिल करनी है और एक आईनी तरीके से निजात हासिल की। ठीक। तो ना एमएनए जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ को बुलाया, कोलिशन थी, कोलिशन में हमने भी उनको फिर वो फॉरेन मिनिस्टर बनाया। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे कुछ मजीद सवाल भी करना था। आपने हीरो का जिक्र छेड़ दिया कि नून लीग के अपने हीरे कहाँ गए और आप बाहर के लोगों को, बाहर के पत्थरों को टिकट्स क्यों दे रहे हैं? लेकिन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। राना एहसान साहब, किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह ये सवाल आपके सामने रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करने पे। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आई सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।